हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और एक बार फिर से हम लोग आए हैं सीएजी के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से संबंधित सीपीडी 2 जो है कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट 2, उसके C3 पेपर पब्लिक फाइनेंस के क्वेश्चंस के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंकिंग प्रिंसिपल फंक्शन और सेंट्रल बैंक से संबंधित ये क्वेश्चंस है। स्टार्ट करते हैं। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट फॉर ए सेंट्रल बैंक इज प्राइमरी कंसिडरेशन, ये सही है या गलत है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो देखिए, सेंट्रल बैंक का जो प्राइमरी कंसिडरेशन है वो प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे आरबीआई जो है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। आरबीआई का प्राइमरी जो है एक सरकार के बैंक के लिए या बैंकों के बैंक का जो होना जो है वो उनका प्राइमरी कंसिडरेशन है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। The central bank is primarily concerned with the maintenance of solvency of the entire banking system of the country। ये है मेन प्राइमरी कंसर्न, मतलब सेंट्रल बैंक का, कि मेंटेनेंस ऑफ द सॉल्वेंसी ऑफ इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये सही है। कहते हैं कि व्हेन समवन गोज रॉन्ग with the credit machinery of the nation, the central bank may resort to the manipulation of bank rate policy। यहाँ मैनिपुलेशन शब्द उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन बैंक रेट पॉलिसी डिसाइड बैंक करती है। द ओपन मार्केट ऑपरेशन और जनरल और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो है, ये तीनों काम जो है ऑल ऑफ द एबव सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कहता है फॉर द इफिशियंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन the central bank is provided with which of the following special equipment। कहता है it is given a monopoly of note issue, it is made a banker to the government, और it is bankers bank। तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा। कहता है इफिशियंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन, सेंट्रल बैंक इज प्रोवाइड, मतलब वो अपना कार्य अच्छे से कर पाएँ इसके लिए उनको क्या कहा कि प्रोवाइड करा गया है, मोनोपोली दिया गया है कि नोट इशू कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं आप जितना चाहे नोट, मतलब जितना चाहे नहीं, मतलब मोनोपोली है कि कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और मेड ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एक बैंकर है, और इट्स बैंकर बैंक, बैंक का भी बैंकर है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कहता है इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री द सेंट्रल बैंक हैव ए स्पेशल रोल। अंडर डेवलप्ड कंट्री में की बात हो रही है। स्पेशल रोल टू प्ले विच इज नॉट मियरली रेगुलेटरी टू मेंटेन स्टेबिलिटी बट डेवलपमेंटल और प्रोमोशनल। तो यहाँ बोथ हो जाएगा कि अंडर डेवलप्ड कंट्री में सेंट्रल बैंक एक स्पेशल रोल निभाता है, जो सिर्फ रेगुलेटरी और टू मेंटेन स्टेबिलिटी के लिए ही नहीं, बल्कि डेवलपमेंटल और प्रोमोशनल भी होता है। तो बोथ आंसर हो जाएगा यहाँ। कहता ऑल द ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री आर कैप्ड विद द सेंटर और द बैलेंसेस और द बैलेंसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री आर कैप्ड विद द सेंट्रल बैंक acting as a fiscal agent of the government, the central bank advises the government in matters relating to currency exchange, finance, all of the above हो जाएगा। Which of the following statement relating to central bank's functions as bankers bank is not correct। यहाँ बोला जा रहा है सेंट्रल बैंक फंक्शन एज बैंकर्स बैंक इज नॉट करेक्ट। कहता है कि इट एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, ये सही है। कहता है इट एक्ट एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये भी है सही। कहता है इट एक्ट एज ए बैंकर्स ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस सेटलमेंट एंड ट्रांसफर्स, ये भी सही है। तो नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ जो तीनों स्टेटमेंट दिया है कि ये कस्टोडियन है ऑफ कैश रिजर्व का कॉमर्शियल बैंक का, तो ये बिल्कुल सही है। और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी बोला जाता है सेंट्रल बैंक को या आरबीआई को। और ये बैंक जो है ये सेंट्रल क्लियरेंस सेटलमेंट्स और ट्रांसफ़र के पर्पज से भी ये काम करता है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया था।
कहता है कि हु सेड द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल बैंक इज दैट इट शुड एक्ट ओनली इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड फॉर वेलफेयर ऑफ द कंट्री एज ए होल विदाउट रिगार्ड टू प्रॉफिट एज ए प्राइमरी कंसिडरेशन। ये किसने बोला था कि बिना किसी प्राइमरी कंसिडरेशन जो है प्रॉफिट का, वो जो है पब्लिक इंटरेस्ट और वेलफेयर के लिए काम करती है सेंट्रल बैंक। तो ये डी कॉक ने कहा था, डी कॉक का कथन था, डी कॉक ने कहा था सबसे पहले। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल बैंक मोनोपोली ऑफ नोट इशूइंग नोट्स। कहता है इट गिव्स यूनिफॉर्मिटी टू द सिस्टम ऑफ नोट इशूज। ठीक है, ये देता है कि अगर एक आदमी का मोनोपोली है तो वो एक फॉर्मेट में नोट छप रहा है। कहता है कि द नोट ऑफ सेंट्रल बैंक have greater prestige and even in times of second confidence are seldom present for encashment into coins or metal। ये भी सही है। कहता है कि it does not give central bank control over other bank in the matter of expansion of credit since of cash reserve which constitute the ultimate limit of such expansion। यही कथन गलत है क्योंकि ये देता है, सेंट्रल बैंक को कंट्रोल रहता है बैंकर्स मैटर में एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट के बारे में। उनका जैसे कैश रिजर्व, सरकार का कैश रिजर्व उसके पास रहता है। तो ये नॉट करेक्ट वाले में ये आंसर हो जाएगा। कहता है आरबीआई गिव्स रीजनेबल इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस ऑफ द गवर्नमेंट इट कीप्स। जो गवर्नमेंट रखती है उसमें आरबीआई उसको रीजनेबल इंटरेस्ट देता है। ये कथन गलत है। कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑपरेट्स एज बैंकर टू द स्टेट बिकॉज सेंट्रल बैंक जो है ऑपरेट्स एज ए बैंकर टू द स्टेट बिकॉज इट इज मोर कन्वीनियंट टू इकोनॉमिकल टू द स्टेट और ऑफ इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड मॉनेटरी अफेयर्स। तो बोथ ऑफ ए एंड बी हो जाएगा। सेंट्रल बैंक जो ऑपरेट होता है एज बैंकर ऑफ ए स्टेट, स्टेट के बैंकर के रूप में। कैसे? कहता है इट इज़ मोर कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल टू द स्टेट। यह सरकार के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है और इकोनॉमिकल भी है। और ऑफ द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड मॉनेटरी अफेयर्स। कहते हैं कि हैवी गवर्नमेंट बोरोइंग आइदर डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल बैंक और इनडायरेक्टली थ्रू डिस्काउंट इज द ईजीएस्ट मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सब्सटेंशियल इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही है। कहता है कि हैवी गवर्नमेंट बोरोइंग मतलब आपने अगर गवर्नमेंट ने काफ़ी बोरोइंग ले लिया है बहुत ज़्यादा, एंड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल बैंक से डायरेक्ट ले लिया है या इनडायरेक्टली थ्रू रीडिस्काउंट करा के ईजीएस्ट मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सब्सटेंशियल इन्फ्लेशन। यही जो है मतलब इन्फ्लेशन का कारण हो जाता है। ट्रू हो जाएगा। कहता है ओरिजिनली कीपिंग ऑफ कैश विथ सेंट्रल बैंक वाज ऑप्शनल, लेटर ऑन मोस्ट कंट्रीज इट वाज मेड ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। सही है। कहता है कि ऑब्लिगेशन कीपिंग ऑफ कैश वाज विथ द सेंट्रल बैंक वाज ऑप्शनल। ये सेंट्रल बैंक के पास पैसा रखना जो था वो ऑप्शनल था। लेटर ऑन इन मोस्ट कंट्री इट वाज द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ये संवैधानिक मतलब बना दिया गया है बाद में, इसको कानूनी रूप से एक तरह से सेंट्रल बैंक के पास आपको रखना है। द प्रैक्टिस ऑफ एक्टिंग एज ए कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक इंटेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। उससे क्या फायदा होता है कमर्शियल जो कस्टोडियन जो है कैश रिजर्व का कमर्शियल बैंक का। The nation's cash can be more effectively used when centralized than scattered it in the vault of numerous bank। अलग अलग बैंक में अगर रखा जा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में ये अगर नेशनलाइज एक जगह सेंट्रलाइज रखा जा रहा है तो वो मोर इफेक्टिवली यूज्ड होगा। और इट इनेबल्स कमर्शियल बैंक टू इंक्रीज देयर रिजर्व मेयर बाय डिस्काउंटिंग बिल विद द सेंट्रल बैंक इन टाइम्स ऑफ नीड इंस्टेड ऑफ having to rely upon its own resource। ठीक है। और it gives the central bank control over the credit policy of the members bank। member बैंक के credit policy के लिए भी वो उसका भी कंट्रोल देता है। ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा कि सेंट्रल बैंक किस रूप में कार्य करता है कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक के मामले में।
कहते हैं व्हेन द कॉमर्शियल बैंक डैश द सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड अपॉन टू फंक्शन एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। कहता है कि व्हेन कमर्शियल बैंक्स हैव एग्जॉस्टेड देयर ओन रिसोर्सेस, अगर कमर्शियल बैंक जो है वो अपने रिसोर्स को एग्जॉस्ट कर जाता है और हैव फेल्ड टू सप्लीमेंट देयर फंड फ्रॉम यूजुअल आउटसाइड रिसोर्ट, और जिससे वहाँ उसको रिसोर्सेस मिलता था, यूजुअल रिसोर्सेस जैसे है मान के चलिए कि किसी और जगह से वो पैसा ले लेते थे, अगर वहाँ से नहीं मिल पा रहा है तो वैसी स्थिति में ये कॉमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं, क्योंकि वो इसीलिए उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट बोला गया है। तो यहाँ बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। अब अगला जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट। नेशनल इनकम और प्रोडक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। कहता है डैश इज डिफाइंड एज टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड, यहाँ देखना है फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर। कहता है इसमें से क्या डिफाइन करता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बताता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए ईयर। तो जीएनपी कहलाएगा ये, जीएनपी। तो जीएनपी हमारा कहलाता है कि ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए ईयर। कहते हैं फॉर कैलकुलेटिंग जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए एक्यूरेटली ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एनी गिवन ईयर मस्ट बी काउंटेड वंस बट नॉट मोर देन वंस। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक मतलब ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एनी गिवन ईयर मस्ट बी काउंटेड वन, उसको एक ही बार काउंट करेंगे, मोर देन वंस नहीं काउंट करेंगे। कहता है कि डैश आर दोज गुड्स विच आर बीइंग परचेज फॉर फाइनल यूज एंड नॉट फॉर रीसेल और फर्दर प्रोसेसिंग। देखिए कहता है कि ऐसा गुड्स जिसको विच आर बीइंग परचेज, वो खरीदा गया है फाइनल यूज के लिए, एंड नॉट फॉर रीसेल और फर्दर प्रोसेसिंग, तो वो हमारा फाइनल गुड कहलाएगा। मतलब वो फाइनल पर्पज परचेज किया गया है फाइनल यूज के लिए, तो फाइनल गुड है, मतलब रेडी गुड है, मतलब उसमें और कुछ नहीं करना है, उसमें प्रोसेसिंग या रीसेल टाइप की बात। द सेल ऑफ फाइनल गुड इज डैश जीएनपी वाइल द सेल ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज डैश जीएनपी। तो देखिए सेल ऑफ फाइनल गुड जो है वो इंक्लूड करेंगे आप जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, और वाइल द सेल ऑफ इंटरमीडिएट गुड, मतलब इंटरमीडिएट गुड बीच वाला हो गया, मतलब अभी वो फाइनल बना नहीं है, तो फाइनल गुड को, इंटरमीडिएट गुड को एक्सक्लूड करेंगे। तो हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा। जीएनपी में फाइनल गुड रहता है, तो फाइनल गुड अगर कोई है तो या सेल ऑफ फाइनल गुड है तो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, और इंटरमीडिएट गुड है तो उसको हम एक्सक्लूड कर लेंगे जीएनपी से। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड डज नॉट इंक्लूड, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड यूज्ड इन दियर प्रोडक्शन। अब यहाँ देखिए सोचने वाली बात है, कहता है कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, फाइनल गुड का जो वैल्यू है वो डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड यूज्ड इन देयर प्रोडक्शन। तो ये गलत हो जाएगा कि जैसे मान के चलिए आपने 120 रॉ मटेरियल मंगाया था, आपने रॉ मटेरियल मंगाया था जिससे कि 120 फाइनल गुड बनता, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि टाइम की कमी या जो भी वजह से, तो उस पर्टिकुलर ईयर में आपने 100 ही फाइनल गुड बना पाया और कुछ रॉ मटेरियल आपका बच गया। तो अगर ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि 100 इंटरमीडिएट गुड के लिए जितना चाहिए था वो तो हमारा उसमें खर्च हुआ, तो ऑल इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड इन दियर प्रोडक्शन, तो 100 इंटरमीडिएट गुड तो यूज हुआ ना, मतलब 100 फाइनल गुड बनाने के लिए इससे रिलेटेड जो कच्चा माल खर्च हुआ वो तो हमको शामिल करना पड़ेगा ना, वैल्यू, इसका वैल्यू शामिल करना पड़ेगा इसमें। तो यही यहाँ बोल रहा है, लेकिन वो जो 20 आइटम जो रॉ मटेरियल का बचा हुआ है उसको हम एक्सक्लूड रखेंगे,
क्योंकि ये अभी इंटरमीडिएट गुड है, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट गुड था इसका फाइनल गुड बन चुका है। तो फाइनल गुड के वैल्यू में इस इंटरमीडिएट गुड का वैल्यू हमको लेना पड़ेगा। ये 20 को एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि 20 अभी भी हमारे पास रॉ में पड़ा हुआ है। कहता है कि नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन शुड बी डैश वाइल कैलकुलेटिंग द जीएनपी। जीएनपी अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन जो है उस वक्त हम उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन। नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ बोथ है, ओल्ड एज पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट डोल्स जो है वो आपका नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन में काउंट होगा। कहता है विच व्हेन चार्जेस ऑफ डेप्रिसिएशन आर डिडक्टेड फ्रॉम जीएनपी वी गेट एनएनपी। मतलब जैसे कहता है कि व्हेन चार्जेस फॉर डिप्रिसिएशन आर डिडक्टेड, अगर क्या है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो बना आपको, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग क्या कर रहे थे कि ऑल फाइनल गुड्स का वैल्यू हम लोग कर रहे थे जीएनपी में, लेकिन हम क्या कर रहे थे कि वो जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा जो मशीन में डेप्रिसिएशन हो रहा है या फिक्स एसेट में जो हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको हम शामिल करे हुए थे, लेकिन अगर उसको हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट पता चल जाएगा। तो ये हमारा कथन सही है। कहता है नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस इज नथिंग बट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। एनएनपी जो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस है। तो वही बोल रहा है कि नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस इज नथिंग बट एनएनपी। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट क्या है, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो आपका नेशनल इनकम ही है। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट मतलब नेशनल इनकम, ये भी सही है। उसके बाद नेशनल इनकम बराबर क्या होता है, नेशनल इनकम बराबर होता है ये एनएनपी जो हुआ अपना, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, और उसमें अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिए और सब्सिडी को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम बराबर क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेशनल इनकम शोज हाउ मच इट कॉस्ट सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस नेट आउटपुट। बिल्कुल सही है। नेशनल इनकम क्या शो करता है, हाउ मच इट कॉस्ट सोसाइटी, सोसाइटी के लिए कॉस्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस नेट आउटपुट। द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट अराइज ड्यू टू, ये किस पर्पज से होता है, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस और नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट अराइज क्यों हुआ है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी के वजह से हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम हो गया आपका अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो एनएनपी के बराबर है। यहाँ आपका नेशनल इनकम जो है इक्वल टू है एनएनपी। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए आप नेशनल इनकम क्या हो गया है, नेशनल इनकम यहाँ जो है वो आपका हो रहा है एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। तो वही बोल रहा है कि नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस और नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, डिफरेंस जो इसमें हो रहा है वो क्यों होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के कारण ये डिफरेंस हो रहा है कि नेशनल इनकम इक्वल टू एनएनपी व्हेन मतलब कॉस्ट मार्केट प्राइस पे होगा तो, और नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट की बात अगर होगी तो एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस सब्सिडीज, तो दोनों के कारण से हो रहा है। पर्सनल इनकम की बात पूछा जा रहा है कि पर्सनल इनकम क्या है, तो पर्सनल इनकम है नेशनल इनकम माइनस सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स
प्लस ट्रांसफर पेमेंट। तो देखिए क्या क्या हो रहा है कि पर्सनल इनकम की बात होगी तो नेशनल इनकम माइनस सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, दो चीज हम, और माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये हम माइनस कर रहे हैं और ट्रांसफर पेमेंट को हम प्लस कर रहे हैं। डिस्पोजेबल इनकम क्या है? डिस्पोजेबल इनकम जो है वो है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स और कंजम्पशन एंड सेविंग। डिस्पोजेबल इनकम में पर्सनल इनकम टैक्स इनकम माइनस पर्सनल टैक्स और कंजम्पशन और सेविंग जो है ये हमारा डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम में आपका पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स। देखिए क्या है कि जो आप डिस्पोजेबल इनकम क्या हो गया कि मतलब आपने कुछ कमाया तो उसके ऊपर जो टैक्स लगा तो टैक्स तो कट गया, तो जितना बचा वो आपका डिस्पोजेबल इनकम है, और या कंजम्पशन और सेविंग जो है आपका वो आपका डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगा। कहता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के मेजरमेंट में कौन सा इसमें शामिल नहीं है? ठीक है, तो कहता है कि नेट आउटपुट शामिल है, टोटल इनकम फ्लो शामिल है, फाइनल एक्सपेंडिचर शामिल है, फाइनल रिसीप्ट शामिल नहीं है इसमें नेशनल इनकम में। नेट आउटपुट जो है वो टोटल इनकम फ्लो और फाइनल एक्सपेंडिचर। अगला टॉपिक जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फेडरल फाइनेंस से संबंधित है। तो कहता है कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है फेडरल फाइनेंस सीक्स टू डैश टोटल वेलफेयर। फेडरल फाइनेंस क्या करता है कि मैक्सिमाइज करता है टोटल वेलफेयर को। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कहता है कि द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइज इकोनॉमिक वेलफेयर, द जनरल प्रिंसिपल टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक वेलफेयर इज दैट each religion is that each regional or a state government should try to equate marginal social benefit with marginal social cost। बिल्कुल सही है। कहता है कि जनरल प्रिंसिपल जो है तो मैक्सिमाइज इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए ईच रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इक्वेट, उसको कैसे इक्वेट करना चाहिए? मार्जिनल सोशल बेनिफिट विथ मार्जिनल सोशल कॉस्ट से इक्वेट करना चाहिए मैक्सिमाइज इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। तो बिल्कुल कथन सही है। कहता है इंटरपर्सनल इक्विटी मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल्स। बिल्कुल सही है। इंटरपर्सनल इक्विटी जो है उसका मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल्स, ट्रू हो जाएगा। कहते हैं द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टू बी टेकल इन फेडरल फाइनेंस। फेडरल फाइनेंस को टेकल करने में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द डिफरेंट रीजनल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है कि द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द डिफरेंट रीजनल गवर्नमेंट, ये थोड़ा सा टफ होता है। और द बैलेंसिंग ऑफ रिसोर्स विद द नीड ऑफ रीजन, द बैलेंसिंग ऑफ रिसोर्स विद द नीड ऑफ रीजन। तो दोनों ऑप्शन हमारा हो जाएगा, बोथ। In India, income tax, central excise tax duties are levied by central government, and sale tax, land revenue tax, land revenue etc. are levied by state government. This is based on the which principle of federal finance? इसको यूनिफॉर्मिटी प्रिंसिपल ऑफ फेडरल फाइनेंस के बेस पर किया गया है कि सेंट्रल एक्साइज टैक्स ड्यूटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, जबकि लैंड रेवेन्यू और सेल टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो ये जो प्रिंसिपल बेस्ड है फेडरल फाइनेंस का वो यूनिफॉर्मिटी पर बेस्ड है। द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन earmarks in certain resources to the unit in which they are free to levy and also free to spend. Free to levy and also free to spend. This is covered by the principle of federal finance, independence of freedom. कहता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इमार्क करता है सर्टेन रिसोर्स टू द यूनिट इन विच दे आर फ्री टू लेवी, मतलब वो लगा सकते हैं, लेवी एंड ऑल्सो फ्री टू स्पेंड, और फ्री टू स्पेंड भी कर सकते हैं। दिस इज कवर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ फेडरल फाइनेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम। कहता है इट इज नेसेसरी दैट बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट and the federal unit have at their disposal sufficient resources
to carry their normal functions so that there is no dependence of one on the other. The statement is based on the principle of federal finance adequacy. मतलब कहता है कि ये दोनों के लिए ज़रूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एंड फेडरल यूनिट्स के लिए भी, कि हैव एट देयर डिस्पोजल सफिशिएंट रिसोर्स, कुछ सफिशिएंट रिसोर्स है उसका डिस्पोजल टू कैरी ऑन दियर नॉर्मल फंक्शन में वो कैरी कर सकते हैं, सो दैट द नो डिपेंडेंस ऑफ वन ऑन द अदर, डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए दूसरे पर. दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ फेडरल फाइनेंस, ये एडुकेसी, फेडरल फाइनेंस के एडुकेसी पर आधारित है. Which principle of federal finance required that the assignment of resources both to the central and state should be capable of expansion as requirement increase. तो आपका इलास्टिसिटी हो जाएगा. कहता है which principle of federal finance required the assignment of resources both central and state should be capable of expansion as the requirement increase. यही इलास्टिसिटी बताता है कि रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगा तो आपको बढ़ाना होगा, रिक्वायरमेंट कम होगा तो आपको कम करना है. टू इंश्योर द ऑब्जर्वेशन ऑफ, अगला क्वेश्चन है, टू इंश्योर द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इफिशियंसी, टैक्सेस ऑफ इंटर स्टेट इंपॉर्टेंस आर कलेक्टेड by the union and the tax of state important are collected by the state. देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इफिशियंसी, टैक्स ऑफ इंटर स्टेट इंपॉर्टेंस आर कलेक्टेड बाय. इंटर स्टेट टाइप का जो अगर रहेगा उस प्रिंसिपल ऑफ इफिशियंसी में बोलता है कि टैक्सेस ऑफ इंटर स्टेट इंपॉर्टेंस आर कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, एंड टैक्सेस ऑफ स्टेट इंपॉर्टेंस, और स्टेट इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो रहेगा उसको कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा. तो ए नंबर हमारा ऑप्शन हो गया. कहता है सिंस द स्टेट रिसोर्सेस आर कंपैरेटिवली इन इलास्टिक एंड इन एडिक्वेट टू मीट देयर रिक्वायरमेंट, इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी प्रोविजन फॉर ग्रांटी नेट टू मीट द डिफिसिट. मतलब बोल रहा है कि चूंकि स्टेट का जो रिसोर्स है वो कंपैरेटिवली इनइलास्टिक है एंड इनएडिक्वेट है टू मीट देयर रिक्वायरमेंट, उनका जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपर्याप्त है, तो इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी प्रोविजन फॉर ग्रांटी नेट टू मीट देयर डिफिसिट. तो उनका जो डिफिसिट हो रहा है उसके लिए ग्रांटी नेट का प्रोविजन होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट को. The basic fiscal problem in federation relate to dash, and it is the duty of federal finance to offer suitable solution to these problem. तो allocation, distribution और stabilization. तो देखिए ये the basic principle of fiscal problem जो है, basic principle of fiscal problem in federation relate to the allocation, distribution, stabilization, and it's the duty of federal finance to offer suitable solution to these problems. तो all of the above हो जाएगा. ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं. अगले वीडियो में फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. बहुत बहुत धन्यवाद.